नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। लोकसभा चुनाव यानी कि सबसे बड़ा पर्व जिसे कहते हैं वो अब अंतिम चरण में है, यानी कि 7वें चरण का चुनाव जो है वो 1 तारीख को होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस चरण पर, इस चुनाव पर, इस मतदान में सबकी नजरें ऐसी कुछ सीटों पर है जहां पर तमाम वो बड़े दिग्गज नेता हैं जो लगातार इस चुनावी दौर में काफी सुर्खियों में भी रहे, जिसमें सबसे बड़ा नाम पीएम नरेंद्र मोदी का भी है। तो हम उन तमाम सीटों को लेकर बात भी करेंगे, बताएंगे आखिर किस राज्य में कितनी सीटों पर वोटिंग होने वाली है। और आने वाले वक्त में यानी कि 4 जून को जो तमाम पार्टियां ये दावे कर रही हैं कि उनकी पार्टी जीत रही है, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है और ग्राउंड पर हकीकत क्या है। जी हाँ, देखिए वाराणसी सीट की अब जब हम बात कर रहे हैं तो हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। वो तीसरी बार वहां से चुनावी मैदान में और अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर काफी एक्टिव भी वो नजर आते हैं। इससे पहले नॉमिनेशन में इसकी एक बड़ी झांकी भी देखने के लिए मिली थी। जब नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले उन्होंने घाट पर जाके पूजा अर्चना की थी, फिर काल भैरव के दर्शन किए थे, उसके बाद अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था। बार बार जब से प्रधानमंत्री वहां से लड़ते रहे, वो ये कहते रहे हैं कि उनको इस सीट पर लड़ने की ऐसी कोई खास सुझाव नहीं, लेकिन उन्होंने मां गंगा की बात मान के इस संसदीय सीट को चुना है। तीसरी बार वहां से मैदान में और एक भावुक अपील भी जो है वो समय समय पर करते रहे। इस बार जनता उन्हें कितना प्यार देती है जरूर देखना होगा। हालांकि पिछली बार भी रिकॉर्ड मतों से ही प्रधानमंत्री ने वहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन इसके अलावा भी 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 57 सीटों पर वोट कास्ट किए जाएंगे 1 जून को, जिसको लेकर 904 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में है। और 1 जून को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतदाताओं की तरफ से किया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा अगर हम सीटों की बात करें सचिन, तो झारखंड की 3 सीटें हैं, ओडिशा की 6, पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर 8वें और अंतिम चरण में जो है वो मतदान होने जा रहा है। अच्छा रोमियो, देखिए पश्चिम बंगाल का आपने जिक्र किया। पश्चिम बंगाल वो सीट है जहां पर सातों के सातों फेज में इलेक्शन जो है वो हुए हैं, और वहां पर हर इलेक्शन में यानी कि हर फेज में वहां पर बवाल की तमाम तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। वहां पर इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर भी हमने कई बार डिस्कशन किया है। लेकिन मूल रूप से अगर हम देखें, जो कंक्लूजन निकल कर सामने आता है उसमें यही कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में कहीं ना कहीं वहां पर लोगों में गुस्सा है वो कहीं ज्यादा बढ़ चुका है, और इसीलिए वहां पर दंगे या फिर कह लीजिए कि इलेक्शन के टाइम में, मतदान के टाइम पे वहां पर हिंसा जो है वो होती है, जिसे रोकने का प्रयास जो है वो लगातार किया भी जाता है, लेकिन वो रुक नहीं पाता है। तो पश्चिम बंगाल को भी लेकर तमाम हम सीटों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में सबसे अधिक यानी कि 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना, जिसमें पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की कुछ सीटें हैं जिस पर सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई हैं। और हमारे साथ देखिए हमारी टीम भी मौके पर मौजूद है, उनसे भी हम लगातार बात करेंगे, जो लगातार इस सर्वे करते रहते हैं, ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्या क्या बातें जो है वो चल रही, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो देते हैं, और ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं जो वहां पर अपनी टिप्पणी, अपनी बातें, अपना सर्वे जो है वहां पर मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले पल्लवी बताइए कि आपने क्या नोटिस किया और किस सीट को आप बखूबी समझ रही हैं, देख रही हैं, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल हम यहाँ पर देखें तो अब देश में जो लोकसभा का चुनाव है वो अपने अंतिम चरण में चल रहा है। 7वां चरण है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है। यूपी की 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रेशर है वो भारतीय जनता पार्टी पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2014 से जब हम कंपेयर करेंगे तो इन्हीं 13 सीटों में से 12 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती थी, और जो बची 1 सीट थी वो उसके सहयोगी दल अपना दल को गई थी। 2019 में ये आंकड़ा गिर गया था। हमने देखा कि 2011 में 11 सीटें जो थी बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए को मिली थी। इनमें से अकेले 9 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी को मिली और 3 उसके सहयोगी दल अपना दल को गई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 में 2014 वाला अपना जो प्रदर्शन है वो भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाएगी, क्योंकि 2019 में आंकड़ा गिर गया। और अभी भी हम देखें तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस बार मजबूती से चुनावी मैदान में उतरा और कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर जोर शोर से मोदी सरकार को घेरने का काम किया। बड़ी सीटों के बारे में बात करें तो सबको पता है कि वाराणसी में 1 तारीख को मतदान होना है,
और ये सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इससे पहले देखा जाए तो बस ऐसी 2 ही सीटें रही हैं जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह चुनाव लड़ा हो, एक वो फूलपुर और एक एक लखनऊ। लखनऊ। फूलपुर से पंडित पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू और लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार चुनाव लड़े और जीते जीते भी। भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार लड़े फूलपुर से और जीते भी। अब वाराणसी ऐसी सीट बन गई है जहां से एक प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहा है। अब यहाँ सवाल ये है कि उनके सामने कौन खड़ा है। उनके सामने कांग्रेस के खाते में अजय वो राय। सीट गई है, अजय राय खड़े हैं। और पूरी जोर आजमाइश यहाँ पे ना सिर्फ कांग्रेस ने लगाई है, समाजवादी पार्टी ने भी लगा दी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी के साथ खुद डिम्पल यादव इस समय चुनावी मैदान में उतरी हुई है। लगातार उन्होंने वाराणसी में प्रचार भी किया उन्होंने। हाँ, वाराणसी में प्रचार किया, किस तरीके से जोर शोर से प्रचार हुआ और भारी भीड़ उमड़ रही है। ये तो हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि जहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रचार करने आता है तो किस तरीके से भीड़ उमड़ रही है। तो चिंता का विषय तो है ही। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपनी साख बचा लेकिन ये पाते हैं। बताइए पल्लवी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपने भी जो आंकड़ा रखा 2014-2019 का, जो सीटें विपक्ष की तरफ से या क्षेत्रीय दलों की तरफ से जीती गई वो उनकी परंपरागत सीट थी। बिल्कुल। उसमें कोई ऐसी सीट नहीं है जो उनकी नहीं थी या उनका गढ़ नहीं था, वहां पे जीत हासिल कर ली। अब इस तरह की सीटों पर जब जीत हासिल नहीं की जाती तो साहब बहुत बड़ी जीत नहीं कह सकते। अगर हम ये बात करें कि भाई कन्नौज से अखिलेश यादव को किसी ने हरा दिया तब वो एक बड़ी जीत होती है, जैसे स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हरा दिया। लेकिन अगर कन्नौज से अखिलेश यादव जीत जाते हैं या उनकी कोई परंपरागत सीट है जहां से अखिलेश यादव के परिवार का कोई जीत जाता है तो आप उसे बहुत बड़ी जीत इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो उनकी परंपरागत सीट है। ऐसे में अगर आप इस आंकड़े को कैलकुलेट करेंगी तो क्या आपको लगता है कि 80 लोकसभा सीटों में से अगर परंपरागत सीटें जो 10-12 हो सकती हैं उन्हें निकाल दिया जाए तो इंडिया गठबंधन मजबूत है? कोई ऐसी सीट जो बीजेपी के हाथ से निकलकर इंडिया गठबंधन के हाथ में चली जाएगी? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि परंपरागत सीटों पर अगर आप जीत हासिल कर लेते तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी और बन कांग्रेस जाती के हैं लिए कि तो सबसे ज्यादा मुश्किल ये है कि पिछले हार लोकसभा चुनाव में 2 सीटें आप लेकर आए, वो बिल्कुल, 2 बिल्कुल। सीटें भी सिर्फ रायबरेली और अमेठी जो आपकी परंपरागत सीट है। और इस बार रायबरेली से भी तो आप बताइए चर्चाएं जो है बहुत इसको ज्यादा लेकर आपको क्या लगता है? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब परंपरागत सीटें फंसती हुई दिखाई देती हैं तो वो चर्चा का विषय बन जाती है। हम अनुप्रिया पटेल की बात कर ले, तीसरी बार वो मिर्जापुर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। और चर्चा ऐसी कि उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ हाँ, सकता है, अपनी क्योंकि सीट ही वो सच गवा बना सकती है, हाँ। क्योंकि जिस तरीके भले ही राजा भैया चुनावी मैदान में नहीं है लेकिन उनका प्रभाव पूर्वांचल बिल्कुल की है, कई बिल्कुल, सीटों पर है। बिल्कुल। और आखिरी वक्त में जो बयानबाजी दोनों नेताओं के बीच देखने को मिली उसके बाद ऐसा हुआ कि राजा भैया की पार्टी ने अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया। भले किसी के पक्ष में ना कर रहे हो लेकिन आप खिलाफ में जाकर प्रचार और कर एक रहे हैं। फैक्टर तो अभी हम मिस कर रहे हैं गाजीपुर, जहाँ से मुख्तार अंसारी के अफजाल भाई जो है अंसारी। अफजाल अंसारी को चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा, सिंपैथी फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को इस बार मिल सकता है। क्योंकि मैं खुद जब वहां पर गया हुआ था तो वहां पर जो लोगों की भीड़ थी वो जस्टिफाई कर रही थी कि मुख्तार अंसारी जो है को लोग वहां पर कितना चाहते हैं, वो क्या थे, उनका कैरेक्टर कैसा था। ये तो खैर तमाम चर्चाएं हुई हैं, लेकिन लोगों के बीच जो क्रेज है वो उनके परिवार का दबदबा जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और इस बार भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस इलेक्शन में हो सकता है कि मुश्किल सामना गाजीपुर सीट से भी देखने अच्छा, को तो ये मिलेगा। हम कुल मिला के कह सकते हैं कि मिशन 80 का जो सपना इस वक्त बीजेपी देख बीजेपी रही है का, हाँ। वो इतना आसान फिलहाल नहीं। नजर नहीं आ रहा है। और आपको ये समझना होगा कि आप उस सूबे की बात कर रहे हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। वहां से अगर आप एक बड़ी जीत दर्ज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके 400 पार वाले संकल्प पर भी पड़ता है, जिसको बार बार बीजेपी दोहराती हुई नजर आ रही है। लेकिन 80 लोकसभा सीटों में जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की भी बात कर रहे हैं। और देखिए इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है जब हर एक लोकसभा सीट में आने वाली विधानसभा सीटों पर आपका विधायक हो, तब एक बड़ा इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी डालता है। अब ऐसे में जरूर समझना होगा सचिन कि जिन लोकसभा सीटों पर इस वक्त बीजेपी के विधानसभा सीटों पर ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के विधायक है, वहां पर एक अलग तरीके का समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में काम करता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जब वहां पर जाकर लड़ते हैं तो उन्हें उन चुनौतियों से पार पाना होता है उस लोकसभा सीट को जीतने के लिए। यहाँ पर आंकड़ों की अगर बात करें तो विधानसभा में और लोकसभा में दोनों में जीत का जो अंतर है और जो जीतने का रेशियो है वो बहुत अलग होता है। पिछली बार की चुनावों की अगर हम बात करें तो सीट भी कम हुई थी बीजेपी की, और वोट शेयर की भी अगर हम बात करें तो शायद वो कम होता हुआ दिखाई दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बार चुनौतियां बीजेपी के लिए भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर तमाम बातें कही जा रही है, एक्सपर्ट्स भी अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में होता क्या। लेकिन
अभी भी उत्तर प्रदेश में इस बात का जिक्र है कि चेहरा सिर्फ दो ही हैं बीजेपी के, वो है योगी और एक है पीएम नरेंद्र मोदी। अच्छा, हम खुद जब नई दिल्ली या फिर और भी तमाम सीटों पर गए थे तब तमाम चर्चाएं वहां पर भी हो रही थी। तो बीजेपी का कैंडिडेट नहीं, बीजेपी से सबसे बड़ा चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी है, इसी बात पर लगातार आम पब्लिक भी जोर दे रही थी। और वही इंपैक्ट जो है बीजेपी में उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश और भी जगहों पर, क्योंकि अभी भी आप देखिए तो पीएम नरेंद्र मोदी का क्रेज जो है वो लोगों के बीच है और उसका भी एक असर, उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है। प्रत्याशियों के नाम तक हाँ, नहीं पता थे। है, बिल्कुल। उन्हें बस ये पता है कि ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं और हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देना है, इसलिए वो उन प्रत्याशियों को वोट दे रहे हैं। अब देखिए ये फैक्टर इसलिए भी काम करता है कि मान लीजिए कि किसी सीट से कोई नया प्रत्याशी है तो लोग उसके बारे में उतना नहीं जानते, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर वोट करते हैं। और अगर कोई ऐसा प्रत्याशी जो लगातार रिपीट हो रहा है तो थोड़ा बहुत उनसे मुखातिब भी होते हैं तो लोग उनको जानते हैं। अच्छा, सबसे एक चीज जो मैंने नोटिस की कि आप बीजेपी के जितने भी बड़े चेहरे हैं उनको अगर आप नोटिस करना चाहेंगे तो उनका एक नेम जो है, एक निकनेम आप कह लीजिए, क्योंकि अगर विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर कोई भी हमलावर कोई बयान जो है वो होता है, बीजेपी उसे एज एन इवेंट के तौर पर पेश कर देती है। आपको याद होगा जब ये कहा गया था कि चौकीदार चोर है, पीएम नरेंद्र मोदी ने तुरंत उसको एक इवेंट के तौर पर पेश किया और चौकीदार अपने उसमें नाम में ही इसको जोड़ लिया। तो अगर चौकीदार आपके दिमाग में, आपके ज़हन में कभी भी सुनाई देगा तो आपको पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा सुनाई देगा। लालू यादव का भी बयान सामने आया था, परिवारवाद पे उन्होंने बड़ी बात कही थी, कहा था कि परिवार ही बना लिया, परिवार नहीं है तो उन्होंने पूरा देश मेरा परिवार इस कैंपेनिंग चाणक्य का जिक्र होता है तो अमित शाह का चेहरा जो है उसकी उनकी इमेज जो है वो बनती है। लेकिन कांग्रेस में या फिर और किसी पार्टी में आप देखिए तो अभी तक ऐसा कोई कनेक्शन जो है, सोशल मीडिया इंजीनियरिंग कहते हैं इसे, जिसमें प्रधानमंत्री जो है वो बहुत काम करता है, बीजेपी बहुत काम करती है। समय समय पर आप देखते रहेंगे अगर आप बीजेपी की कैंपेनिंग देखेंगे, और इस बार जो एक्सपर्ट सचिन बात कर रहे थे उनका ये कहना था कि क्योंकि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में होती है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, हमेशा चुनावी मोड में होने का फायदा ये होता है कि आप डे टू डे बहुत ज्यादा अपडेटेड होते हैं चुनावी समीकरणों को लेकर। दूसरी बड़ी बात जो इस वक्त एक्सपर्ट्स कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हर चुनाव में जो बीजेपी है वो चरणों के हिसाब से स्ट्रैटेजी को चेंज करती है और उसके हिसाब से काम करना शुरू करती है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में हर दिन के हिसाब से स्ट्रैटेजी को चेंज किया गया, क्योंकि आप ये समझिए आप तीसरी बार केंद्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आपके खिलाफ काम कर रहा है। इसके अलावा जो सांसद होते हैं उनकी कई बार नाराजगी का जो खामियाजा है वो पार्टी को भी भुगतना पड़ता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसको लेकर बीजेपी फिलहाल चैलेंज महसूस करे। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो काफी कॉन्फिडेंट, चाहे आप अरविंद केजरीवाल को देख लें, चाहे आप तेजस्वी यादव को देख लें, इसके अलावा साउथ की भी अगर बात करें तो वहां पर भी जो इंडिया गठबंधन के बड़े लीडर्स हैं वो काफी चैलेंज करते हुए एनडीए को नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जैसे कि अरविंद केजरीवाल का एक बयान मुझे अभी याद आ रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो 7 लोकसभा सीटें जीतेगा दिल्ली में। तो ये बड़े दावे इस वक्त किए जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता क्या है कि किस तरीके का कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे चेहरे कह लीजिए या फिर बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी जिन्होंने सभी पार्टियों को जो आप कह लीजिए कि अनएक्टिव थे उन्हें एक्टिव कर दिया है। सबसे बड़ी बात ये सामने आई। दूसरी बात ये कि जो अभी तक लड़ रहे थे, एक दूसरे पर लगातार टिप्पणी कर रहे थे, एक दूसरे को हराने के लिए चुनावी मैदान में आ रहे थे, अब वो एकजुट हो गए हैं सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को किस तरीके से सत्ता से बेदखल किया जाए। अब इन सबसे इतर अगर आप देखें तो आप अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट ले लीजिए या फिर आप तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट ले लीजिए। खुद लालू यादव ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया, गठबंधन जो है वो मजबूत है और चुनाव हम जीतने वाले हैं। तो ये जो एकजुटता है ये अगर बहुत पहले हो गई होती है, आपको खुद याद होगा कि लगभग 2 से 3 बार मीटिंग हुई, महाराष्ट्र में एक बार मीटिंग हुई, एक बार बैंगलोर में मीटिंग हुई। अगर ये मीटिंग बहुत पहले हो गई होती, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट उन लोगों के बीच में नहीं देखने को मिलता, अगर पीएम का चेहरा अगर डिस्कशन करके अगर वो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की मीटिंग में पहुंचते हैं, एक मीटिंग वो पहल उन्होंने की, बाद वो बाहर निकल जाते हैं। इससे जनता का इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। आप अगर हर एक पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, अलग अलग आइडियोलॉजीज की पार्टी जब एक साथ मिलती है तो जनता भी थोड़ा बहुत सोचती है उसके बारे में। हालांकि इस मैसेज को काफी हद तक इंडिया गठबंधन की तरफ से डिलीवर करने में कामयाबी हासिल हुई है कि सभी एकजुट हैं और ये तो मालूम पड़ेगा 4 जून। हाँ, ये तो पता चलेगा, लेकिन फिर भी काफी हद तक जब हम
हम ग्राउंड पर पहुंचे तो बहुत सारे लोग इंडिया गठबंधन के टर्म से बहुत ज्यादा वाकिफ थे और वो इस बात को समझ रहे थे कि हाँ, इस इंडिया गठबंधन में कौन कौन से नेता है। अब इसका एक पहलू ये भी है कि जब आप क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं, आप सपा की बात करते हैं, आप महाराष्ट्र में एनसीपी की बात करते हैं या वहाँ पे महाविकास आघाड़ी हो गई, महाविकास मतलब आघाड़ी जो बना तमाम हुआ जो, हाँ, ये छोटे छोटे दल का एक अपना वोट बैंक होता है और इस वोट बैंक के तहत जो लोग आते हैं वो अपनी पार्टीज को पहचानते हैं, इसलिए वो इंडिया गठबंधन को शायद पहचानते हैं। फिलहाल ये कितना डिलीवर हो पाया ये तो 4 जून को हमें पता चलेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर हम बात करें तो बिहार का जिक्र भी करना होगा। पटना साहिब वहां पर काफी हॉट सीट है जहां से रविशंकर प्रसाद जो है वो चुनावी मैदान में, उनका अच्छा खासा दबदबा वहां पर माना काफी जाता मुखर है। भी हैं, मतलब अगर वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप उनको जब सुनने को मिलता है तो वो भी काफी कानून मंत्री भी रह हाँ, चुके कानून हैं मंत्री भी रह चुके, तो बहुत ही अच्छे से अपनी बातें जो है वो डिलीवर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में एक ये भी बात है कि उनके पास ऐसे ऐसे स्पोक्स पर्सन है, ऐसे ऐसे नेता हैं जो अपनी बातों जब डिलीवर करते हैं तो वो लोगों तक पहुंचता है, वो कनेक्शन जो है वो मेंटेन होता है। कल मैं कहीं देख भी रहा था, पढ़ भी रहा था कि इसमें लालू यादव बहुत माहिर थे। जो आज पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो लालू यादव बहुत पहले ही कर चुके हैं। वो कनेक्शन, वो ग्राउंड पर जाना और वो ये बताना कि मैं आप जैसा ही एक आम इंसान हूं, अगर मैं मुख्यमंत्री हूं, अगर मैं मंत्री हूं तो मैं आप जैसा ही एक आम आदमी हूं और आपका मुझ तक पहुंचना बहुत ही आसान है। तो ये जो कनेक्शन है वो लालू यादव ने भी बहुत पहले बिल्डअप किया था। लेकिन देखिए राजनीति जो है वो कई बार कुछ सिखाती है, कई बार कुछ बताती है, तो कई बार संकेत भी कुछ दे देती है। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल ये तमाम चर्चाएं जो है वो हमने की। रोमिता, कुछ बताना है आपको? हाँ बिल्कुल, हम पंजाब के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। बात करना चाहती हूँ क्योंकि पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर जो है वो चुनाव होने जा रहा है और इस बार सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि बीजेपी और आप के बीच में मुख्य मुकाबला वहां पर आप और कांग्रेस अलग अलग है। हाँ, वहां पर जो मुख्य मुकाबला है वो आप और बीजेपी के बीच में। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर और पिछली बार हमने देखा कि कैसे शिरोमणि अकाली दल जो है उसकी जो दूरियां है वो बीजेपी से बढ़ती हुई नजर आई थी जब कृषि कानूनों को लेकर बात फंसी तब। तो अब यहाँ पर काफी लड़ाई दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर आप 2019 की बात करें जब मोदी लहर थी उस वक्त संगरूर की एक सीट थी जहां से भगवंत मान जो है वो सांसद बने थे और उस वक्त वो इस सीट को जो है जीतने में कामयाब रहे थे। तो अब इस बार कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पंजाब की लोकसभा सीटों पर, क्योंकि देखिए इस बार समीकरण इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के और अच्छी बड़ी जीत उन्होंने पंजाब में हासिल की थी। अब क्या उसका जो असर है वो लोकसभा में भी देखने के लिए मिलेगा, ये जरूर देखना होगा। हालांकि दिल्ली और पंजाब में ये नोटिस किया गया है कि विधानसभा के समीकरण भी अलग होते हैं, विधानसभा के रिजल्ट भी अलग होते हैं, लोकसभा के रिजल्ट भी अलग होते हैं। और उसका सीधा एग्जाम्पल जो है वो हमने दिल्ली में ही देखा। लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी के पास है और वहां पर विधानसभा चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी को बहुमत जो है वो मिल चुका है। तो देखना होगा क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ पंजाब है और दिल्ली में जो आइडियोलॉजी आम आदमी पार्टी ने सब जगह फैलाई है वही सेम आइडियोलॉजी तो कहीं ना कहीं पंजाब में भी फैलती हुई दिखी। लेकिन नाराजगी कई जगहों पर देखने को मिली है आम आदमी पार्टी को लेकर। हालांकि चर्चाएं हैं, तमाम अलग अलग बातें सामने आ रही है। और देखिए 13 लोकसभा सीटें और 117 विधानसभा क्षेत्र वाला जो पंजाब है वहां पर 2019 के जो चुनावी नतीजे हैं वो ये बताते हैं कि पंजाब में कांग्रेस को 8 सीटें उस वक्त मिली थी, यानी कि अच्छा खासा एक होल्ड कांग्रेस का वहां पे। अकाली और बीजेपी क्योंकि गठबंधन में साथ में थे तो 4 सीटें वहां पर मिली थी और आम आदमी पार्टी को 1 सीट जो कि संगरूर का मैं जिक्र कर रही थी वो सीट मिली थी। लेकिन अब समीकरण इसलिए बदल चुके हैं क्योंकि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल जो है वो अलग अलग हो चुके हैं और आप और कांग्रेस के बीच में भी मुकाबला है क्योंकि पंजाब में आप और कांग्रेस साथ में नहीं है। अब ऐसे में चुनावी समीकरण क्या होते हैं, वहां पर कैसा असर पड़ता है ये देखना होगा। फिलहाल हमने 57 लोकसभा सीटों को लेकर बात की है जहां पर 7वें चरण में मतदान होना है, वोट कास्ट होना है और उसके बाद 4 जून को चुनावी नतीजे सामने आएंगे और हमें ये पता चलेगा कि आखिर किसके दावों में कितना दम है। हर एक अपडेट हम न्यूज नेशन पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और टीवी के माध्यम से भी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल।